अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाह। इस वीडियो में हम एक इम्पॉर्टेंट पोर्शन वीबी का डिस्कस करने जा रहे हैं, जिसको हम बोलते हैं कंट्रोल स्ट्रक्चर्स। तो वीबी प्रोग्रामिंग में कंट्रोल स्ट्रक्चर्स होते क्या है और उसके टाइप्स क्या है, बहुत इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट है। कि यूजुअली जो कंट्रोल स्ट्रक्चर होते हैं, इसमें बहुत सारे वीबी कोडिंग के कमांड्स होते हैं, वन आफ्टर अनदर लिखा होता है, और जिसके अंदर वेरिएबल्स का इस्तेमाल होता है या कोई एक्सप्रेशन कैलकुलेशन के लिए कैलकुलेशन वहाँ पर होती है। और कंट्रोल क्या करते हैं, एंड चूज द डायरेक्शन इन विच टू गो बेस्ड ऑन द गिवन पैरामीटर्स और कंडीशंस। तो ये कंट्रोल स्ट्रक्चर, ये ब्लॉक ऑफ प्रोग्रामिंग है जिनसे जिस जिस जो क्या करता है, वेरिएबल या एक्सप्रेशन को एनालाइज करता है, और उसके एनालिसिस करने के बाद अकॉर्डिंगली डायरेक्शन ऑफ प्रोग्राम कैसे क्या होगा, तो वो एग्जीक्यूट हो जाता है। सो ये जो कंट्रोल स्ट्रक्चर होता है, इसमें वेरिएबल्स होते हैं, एक्सप्रेशन होते हैं, स्टेटमेंट्स वीबी स्टेटमेंट्स होते हैं। अब कौन सा स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा, कौन सा नहीं होगा, वो कंट्रोल स्ट्रक्चरों के डिपेंड होता है। सो द टर्म फ्लो कंट्रोल, जैसे प्रोग्राम कैसे चलेगा, एग्जीक्यूट किस, यूजुअली जो प्रोग्राम होता है जिसमें कंट्रोल स्ट्रक्चर्स नहीं होते हैं, उसमें क्या होता है कि उसमें अगर 10 लाइंस ऑफ कोड होता है, 10 लाइंस ऑफ कोड, तो ये कोड ऑफ लाइंस एग्जीक्यूट होते हैं वन आफ्टर अनदर। पहली लाइन एग्जीक्यूट होगी, फिर सेकंड, फिर थर्ड, फिर फोर्थ, फिफ्थ, अप टू 10th। इफ इन अ प्रोग्राम वी ऐड द कंट्रोल स्ट्रक्चर, फिर कंट्रोल स्ट्रक्चर ही डिसाइड करता है कि कौन सा स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा, कौन सा नहीं होगा। दिस इज व्हाट वी कॉल द कंट्रोल स्ट्रक्चर्स। तो ये कंट्रोल ऑफ प्रोग्राम फ्लो डिसाइड करता है। द टर्म फ्लो कंट्रोल डिटेल्स द डायरेक्शन द प्रोग्राम टेक्स, किस डायरेक्शन में जाना है, कौन सी लाइन ऑफ कोड एग्जीक्यूट होगी, कौन सी नहीं होगी। वे, इसको क्या बोले, विच वे प्रोग्राम कंट्रोल फ्लोज, ये कंट्रोल किस तरीके से एग्जीक्यूट होगा। सेकेंड लाइन के बाद थर्ड होगी कि फोर्थ होगी, फोर्थ के बाद फिफ्थ होगी कि सेवन्थ होगी, ये सारा डिसाइड फिर कंट्रोल फ्लो स्ट्रक्चर जो प्रोग्राम में हम बनाते हैं। हेंस इट इज़ अ बेसिक क्या है, डिसीजन मेकिंग प्रोसेस इन कंप्यूटिंग। कौन सी कैलकुलेशन होगी, कौन सी नहीं होगी, ये सारा कंट्रोल फ्लो डिसाइड करता है या कंट्रोल स्ट्रक्चर डिसाइड करता है। Therefore, control structures are the statements that controls the execution of the program on the basis of specified condition. अब कंडीशन तो दो ही चीज़ होते हैं, कंडीशन तो या तो ट्रू होती है या तो फॉल्स भी होगी। अगर कंडीशन ट्रू होगी तो कौन सा वाला स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा, वो हम कंट्रोल स्ट्रक्चर के अंदर डिसाइड करते हैं। अगर कंडीशन फॉलोज होगी तो फॉलोज वाले लाइंस ऑफ कोड एग्जीक्यूशन हो जाएंगे। तो दिस इज व्हाट वी कॉल द कंट्रोल स्ट्रक्चर। सो कंट्रोल स्ट्रक्चर से हम प्रोग्राम का कंट्रोल डिसाइड करते हैं कि कौन सी स्टेटमेंट, कौन सा सीक्वेंस ऑफ स्टेटमेंट्स will get execute, right? It is useful for determining whether a condition is true or not. True or false usually हम लिखेंगे, या हम लिखेंगे true or false. If the condition is true, a single or block of statement is executed. If the condition is false, another statement is executed. जैसे आपने बहुत सारे प्रोग्राम किए होंगे जिसमें हम प्रोग्राम को जो ही ट्रू होगा तो उस वक्त ये होगा, अगर फॉलोज होगा उस वक्त ये होगा, एंड दैट्स कॉल्ड द कंट्रोल स्ट्रक्चर। कंट्रोल स्ट्रक्चर एक्चुअली क्या करता है, दैट कंट्रोल्स द स्टेटमेंट, एंड एग्जीक्यूशन इज डिसाइडेड on the basis of condition, whether the condition is true or false. So VB में जो कंट्रोल स्ट्रक्चर्स है वो दो किस्म के हैं। पहला कंट्रोल स्ट्रक्चर जिसको हम नाम देते हैं डिसीजन स्ट्रक्चर्स, जिसके ये सारे ये पार्ट्स हैं, जिसके ये पार्ट्स है, if then else if, and another is a select case statement. These are called the डिसीजन स्ट्रक्चर। जो कंट्रोल ये कंट्रोल स्ट्रक्चरों की पहली कैटेगरी है, जिनको बोलते हैं डिसीजन स्ट्रक्चर्स। इससे प्रोग्राम डिसीजन लेता है कि मुझे क्या, कौन सा कोड एग्जीक्यूट करना है, कौन सा कोड एग्जीक्यूट नहीं करना है, राइट। सो डिसीजन स्ट्रक्चर
is the control structure that is used for checking the conditions, and execution is done on the basis of checking the condition. That condition could be false or could be true. So if the condition is false, so what statements should be executed? If the condition is true, what should be the yeah, which statement should be executed? सो ये जो डिसीजन स्ट्रक्चर है जिसको हम इफ़ बोलते हैं वीबी में, इससे हम एक प्रोग्राम को कंट्रोल करते हैं. सो एस डिसीजन स्ट्रक्चर इज़ इंटेंडेड फॉर कंडीशनल एग्जीक्यूशन. ठीक है, इसमें कंडीशनल एग्जीक्यूशन मेनली उसके लिए बनाया है. इट इज़ डिज़ाइन टू चेंज द प्रोग्राम फ्लो, क्योंकि कंट्रोल स्ट्रक्चर का मतलब क्या है कि उसका जो फ्लो ऑफ एग्जीक्यूशन जो सीक्वेंशियल था अब सीक्वेंशियल नहीं है, अब वो डिपेंड होगा इफ़ स्टेटमेंट पे. तो जैसे इफ़ ट्रू होगा तो वो वाले स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होंगे, इफ़ द कंडीशन इज़ फॉल्स तब दूसरे स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो जाएंगे. सो ये कंट्रोल ऑफ फ्लो ऑफ एग्जीक्यूशन डिसाइड अब करेगा या बाय सिलेक्टिंग ए न्यू पाथ. एक्चुअल पाथ क्या थी? वन आफ्टर अनदर लाइन ऑफ कोड्स विल गेट एग्जीक्यूटेड. लेकिन जो ही डिसीजन स्ट्रक्चर आ जाएगा उसके अंदर जो कंडीशन सेट होगी तो वही वाले स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो जाएंगे among वन आर मोर पॉसिबल ब्रांच पॉइंट्स. ठीक है, एक से ज़्यादा अगर आपने स्टेटमेंट्स लिखे हैं तो वही स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा इफ़ द कंडीशन इज़ ट्रू. अगर उसमें फॉल्स कंडीशन होगी तो अदर स्टेटमेंट्स विल गेट एग्जीक्यूटेड. So VB provides the following conditional या decision making statements. So one is a if then statement. ये statement तभी चलता है जब condition true होगी. So it is a single if statement. It is a single if statement, right? So this is the double statement. And another this is the first statement. इसमें क्या? If the condition is only true. अगर false होगी तब if कोई काम नहीं करेगा. सो दिस कॉल्ड इफ देन स्टेटमेंट. तो एक क्वेश्चन आया था शॉर्ट टाइप में, डिफाइन इफ देन. ठीक है, स्टेटमेंट इफ देन में क्या होता है? इफ द कंडीशन इज ट्रू एंड ओनली दैट लाइन्स ऑफ कोड विल गेट एग्जीक्यूटेड. इफ द कंडीशन इज फॉल्स तो उसमें कोई रोल इफ देन का नहीं होता है. तो अब दूसरा टाइप का डिसीजन स्ट्रक्चर हमारे पास है इफ देन एल्स. तो प्लीज़ रिमेंबर इफ़ कैसे आप रखोगे, इसमें खाली इफ़ देन है और सेकंड इफ़ में है इफ़ देन के साथ एल्स जुड़ा हुआ है. तो इसमें खाली ऊपर वाला जो है वो खाली ट्रू कंडीशन पे काम करता है, लेकिन इफ़ देन एल्स क्या है? ये जो है स्टेटमेंट ये काम करता है ट्रू एज वेल एज फॉल्स. अगर कंडीशन ट्रू होगी तो some statements will get executed. If the condition is false, again different set of instructions will get executed. That's called it's called double statement. इसमें if then else का मतलब है ये ट्रू को भी फॉलो अप करता है ये और फॉल्स को भी फॉलो अप करता है. लेकिन ये जो पहला स्टेटमेंट है if then it follows only one statement, that is the truthfulness, that is the true only. अब हमारे पास दो ही स्टेटमेंट है लेकिन हमारे पास और एक इफ़ का स्ट्रक्चर है जो है इफ़ देन एल्स. तो ऊपर वाला हो गया इक्वल, उसके बाद फिर से इफ़ आता है. सो दिस स्टेटमेंट इज कॉल्ड मल्टी स्टेटमेंट या इसके अंदर मल्टी डिसीजन नेस्टेड और लैडर स्टेटमेंट्स उसको बोलते हैं. इसमें हम बहुत सारे कंडीशनों को चेक करते हैं और अकॉर्डिंगली बहुत सारे डिफरेंट कंडीशंस को सेट करते हैं. सो दिस इज कॉल्ड द नेस्टेड इफ़ और लैडर इफ़. तो वो हम आगे डिफाइन करेंगे. क्वेश्चन आया था डिफाइन नेस्टेड इफ़, डिफाइन लैडर इफ़. तो ये अलग अलग से इसमें क्वेश्चंस आते हैं, वो मैं इसमें लिखे हैं आगे से, तो वो हम करेंगे. तो आप खाली इफ़ स्टेटमेंट को नज़र रखिए कि ये जो इफ़ देन है इसमें खाली ट्रूनेस चेक होती है, फॉल्सनेस चेक नहीं होती है. इफ़ देन एल्स में ट्रू भी चेक होता है और फॉल्स भी चेक होता है. ये जो इफ़ देन एल्स है इसमें बहुत सारे मल्टीपल स्टेटमेंट्स चेक होते हैं. सो इट कैन हैव मोर देन वन ये स्टेटमेंट्स. ठीक है, तो पहले में खाली एक स्टेटमेंट होता है, दूसरे में दो स्टेटमेंट होते हैं और तीसरे में मल्टीपल डिसीजन सेट होते हैं. जैसे फॉर एग्जांपल हमने एक प्रोग्राम किया था मार्क्स बच्चे के ग्रेड मार्क्स ग्रेड काउंट करना. जैसे किसी का ग्रेड ए है, ए प्लस है, ए प्लस प्लस है, बी प्लस ग्रेड है, बी ग्रेड है, सी. सो देयर आर मल्टीपल कंडीशंस टू हैव टू चेक.
सो इन इफ देन स्टेटमेंट ओनली वन स्टेटमेंट इज चेकड, खाली उसका ट्रूनेस चेक होती है। लेकिन इफ देन एल्स में two conditions are checked, whether if the condition is true, okay, if the condition is false, then do something other। लेकिन if then else में बहुत सारे स्टेटमेंटों को चेक करता है, बहुत सारे कंडीशनों को चेक करता है। पहले में एक कंडीशन, दूसरे में दो कंडीशन, और तीसरे वाला स्टेटमेंट जिसको इफ देन एल्स इफ हम कहते हैं, इसमें हम मल्टीपल डिसीजन सिलेक्ट करते हैं या डिसाइड करते हैं। ठीक है, तो इसके बाद हमारा और एक डिसीजन स्ट्रक्चर है जिसका नाम है सिलेक्ट केस। तो सिलेक्ट केस इज द अल्टरनेटिव ऑफ इफ देन एल्स इफ, ये इसी का अल्टरनेटिव है जिसमें मल्टीपल डिसीजंस चेक होते हैं। इसमें भी मल्टीपल डिसीजंस चेक होते हैं। ठीक है, तो इसमें भी मल्टीपल डिसीजंस चेक होते हैं। तो पहला है एक कंडीशन चेक, दूसरे में दो कंडीशंस चेक। अब जो इफ देन एल्स इफ है और सिलेक्ट केस है, इसमें भी मल्टीपल डिसीजन होते हैं, मल्टीपल डिसीजंस आर चेक्ड, और यहाँ पर भी मल्टीपल डिसीजंस आर चेक्ड होते हैं। दिस इज द वन ग्रुप दैट्स कॉल्ड द कंट्रोल स्ट्रक्चर, जिसे हम प्रोग्राम का सीक्वेंस ऑफ एग्जीक्यूशन फ्लो चेंज कर सकते हैं। अब दूसरी कैटेगरी है लूप स्ट्रक्चर्स। Loop structures are also called the control structures. तो Visual Basic loop structures allow to run one or more lines of code repeatedly। ठीक है, तो अगर हमें कभी क्या होता है, when there we have a situation when the same code in VB needs to be executed many times, या सेम कोड ऑफ इंस्ट्रक्शंस should be executed many times, then we have to incorporate the loop। So loop structures are used when you need एक लाइन या एक से ज़्यादा लाइन ऑफ कोड्स to execute repeatedly and then we include the loop। तो loop का काम ही है कि सेम एक या एक से ज़्यादा लाइन्स ऑफ कोड जो सेम इंस्ट्रक्शंस है उनको बार बार एग्जीक्यूट करना, तब जाके हम लूप का इस्तेमाल कर सकते हैं। We can repeat the statements in the loop until a condition is true, until a condition is false, and specified number of times। तो हमारे पास लूप्स में क्या कर सकते हैं, हम कितनी बार रिपीट कर सकते हैं। एक उसमें है कि कंडीशन जब तक ट्रू होगी। दूसरा लूप हमारे पास है कि लूप तब तक चलेगा जब तक कंडीशन फॉल्स है, तब तक लूप चलेगा। या हमारे पास ऐसा लूप है जो हम बोलेंगे 100 टाइम्स खाली चलो, उसके आगे मत चलो। So we have different controls on the loops that if you want to repeat the same instruction by using the loop, so we can have the situations like we can repeat the loop until we reach a false condition, या we repeat the number of statements or we execute the loop when we reach when the condition is true। जब true condition पहुंचता है तब वो रुक जाता है। या कहीं loop situation में क्या होता है कि जब condition true होती है तो रुक जाता है, या condition false होती है तब loop रुक जाता है, वरना loop continue चलता रहता है। या हमारे पास ऐसा भी loop structure है जिसको हम बोलेंगे खाली 100 टाइम्स चलो, उसके आगे नहीं चलना। So this is also possible in लूप स्ट्रक्चर्स। तो लूप स्ट्रक्चर्स के लिए सिचुएशन है ट्रू में भी चलेगा अप टू द कंडीशन इज ट्रू, या अप टू द कंडीशन इज फॉल्स, और स्पेसिफिड नंबर ऑफ टाइम्स, और वंस फॉर ईच स्टेटमेंट एलिमेंट, या एक एलिमेंट के लिए एक बार चलो, दूसरे एलिमेंट के लिए दूसरी बार चलो, तीसरे एलिमेंट के लिए तीसरी बार चलो। सो दैट्स कॉल्ड नेस्टिंग देन। तो इस तरह से भी हम लूप उसको चला सकते हैं, रिपीट कर सकते हैं बाय यूजिंग द लूप स्ट्रक्चर्स। तो अब हमारे पास लूप स्ट्रक्चर्स कौन कौन से अवेलेबल है। सो हमारे पास पहला एक ग्रुप है डू लूप, देन वाइल वेंड लूप। ठीक है, वाइल वेंड है, और तीसरा जो हमारे पास वीबी में जो करना है और भी बहुत है, लेकिन हमारे बेसिक तीन है फॉर नेक्स्ट लूप। सो वी हैव फॉर नेक्स्ट लूप, डू लूप, while when loop, and for next loop। So these are the three types of loop structures that is available in Visual Basic। तो क्वेश्चन कंट्रोल स्ट्रक्चर आया था,
आपको इस तरह से उसको डिफाइन करना था। व्हाट इज़ द कंट्रोल स्ट्रक्चर, वो मैंने बता दिया। इसके टाइप्स क्या है, एक ग्रुप है डिसीजन स्ट्रक्चर जिसमें ये चीज़ें आते हैं, 4 चीज़ें आते हैं। तो लूप, जो लूप स्ट्रक्चर है जिसमें हम 3 ग्रुप्स है, जैसे डू लूप है, वाइल लूप है, फॉर लूप है। सो इनका काम भी मैंने आपको बता दिया। अब डिसीजंस का एक क्वेश्चन आया था, व्हाट डू यू मीन बाय, अलग से डिसीजन स्ट्रक्चर होता क्या है, उसमें आपको एक्सप्लेन देम विद द हेल्प ऑफ सिंटेक्स एंड एग्जांपल्स। तो डिसीजन स्ट्रक्चर खाली आपको डिफाइन करने हैं, इस क्वेश्चन में आपको लूप कंट्रोलर्स या लूप स्ट्रक्चर्स डिफाइन नहीं करने हैं। तो मैंने आपको बताया डिसीजन स्ट्रक्चर जो होता है दैट्स इंटेंडेड फॉर कंडीशनल एग्जीक्यूशन। सो कंडीशन पे वो चलता है, क्या, इफ द कंडीशन इज ट्रू एग्जीक्यूट, इफ द कंडीशन इज फॉल्स do something other, yeah, take other action, right, take another action. So decision structure काम तब भी करते हैं when the condition is true or when the condition is false. If you have only first type of if then statement, ये if तभी काम करता है जब ये true होगा, जब condition true होगी। if the condition is false ये काम नहीं करता है। So it is designed to change the program flow by selecting a new path from among one or more possible branch points. Actually इसमें क्या हम करते हैं, जैसे मैंने इससे पहले बताया, इसका मेन काम क्या है जिन कंट्रोल स्ट्रक्चरों का, जो हमारा प्रोग्राम था कंट्रोल स्ट्रक्चरों के बगैर वो सीक्वेंशियली चलता था, वन आफ्टर अनदर लाइन ऑफ कोड। लेकिन जो ही हमने कंट्रोल स्ट्रक्चर किसी जगह इनकॉर्पोरेट किए प्रोग्राम में, फिर वो सीक्वेंशियल नहीं चलता है, फिर वो डिपेंडेंट किसके पे ऊपर होता है, कंट्रोल स्ट्रक्चर, वो इफ हो या लूप हो। ठीक है। सो इट इज़ डिजाइनड टू चेंज द प्रोग्राम फ्लो। एक्चुअली इनका मकसद ही है फ्लो ऑफ चेंज, प्रोग्राम चेंज हो जाए। वीबी प्रोवाइड्स द फॉलोइंग कंडीशनल और डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट, जो हमें पता है। पहला है इफ देन, तो ये ऐसा स्टेटमेंट है जो खाली ट्रू पे चलता है। ठीक है। द इफ देन स्टेटमेंट इज अ कंट्रोल स्टेटमेंट दैट डिफाइन्स वन और मोर कंडीशंस, इसमें एक से एक या एक से ज़्यादा कंडीशंस डिफाइन करते हैं। इफ देन स्टेटमेंट, in if then statement the condition can be condition boolean, logical और relational। इसके अंदर में कौन कौन सी टाइप ऑफ कंडीशन हम देख सकते हैं। पहले इसका सिंटैक्स देखते हैं, क्या लिखते हैं, इफ, उसके बाद कंडीशन को हम डिफाइन करते हैं। ये कंडीशन क्या क्या हो सकता है, दैट कंडीशन कुड बी बूलियन, 1 और 0, ठीक है, लॉजिकल, एंड और नॉट, या रिलेशनल क्या हमने पढ़ा इससे पहले, लेस देन में, ग्रेटर देन इक्वल टू, लेस देन, ग्रेटर देन और इक्वल टू, नॉट इक्वल टू, ये कंडीशन के दरमियान हम इस्तेमाल कर सकते हैं। तो कंडीशन के बदले हम उसके अगेंस्ट क्या होता है, उसमें बूलियन भी हो सकते हैं, वो लॉजिकल भी हो सकता है और रिलेशनल कंडीशन भी हो सकती है। एंड द स्टेटमेंट, उसके बाद वी बी स्टेटमेंट्स, एंड द स्टेटमेंट्स कैन बी सिंगल, इसके अंदर एक स्टेटमेंट हो सकता है या ग्रुप ऑफ स्टेटमेंट्स हो सकते हैं। तो इसके अंदर मल्टीपल स्टेटमेंट्स, तो मैं डॉट डॉट लगा दूंगा, तो इसके अंदर बहुत सारे स्टेटमेंट आप लिख सकते हैं। दैट विल बी एग्जीक्यूटेड व्हेन द कंडीशन इज ट्रू ओनली। प्लीज रिमेंबर, व्हेन द कंडीशन इज ट्रू ओनली, तब जाके ये एग्जीक्यूट होगा। तो अगर कंडीशन ट्रू है, इसके अंदर जो हमने वीबी स्टेटमेंट लिखे हैं वो एग्जीक्यूट हो जाएंगे। अगर ट्रू नहीं है तो if will not execute. Therefore, if then statement can execute single or multiple statement when the condition is true, but when the expression evaluates to follows, it does nothing. ये कोई काम नहीं करता है। ठीक है, होप आपको ये समझ में आया होगा। एग्जाम्पल ये क्या है, if ऑप्शन 1, जैसे हमने वो जो सर्कुलर जो एक हमने ये नहीं पढ़ा, रेडियो बटन पढ़ा और उसके बाद ऑप्शन बटन पढ़ा, अगर आपने उसको क्लिक किया तब उससे क्या होगा, टेक्स्ट बॉक्स 1 का जो 4 कलर है वो रेड बन जाएगा और टेक्स्ट 1 में जो ना आपने टेक्स्ट लिखा है उसका फॉन्ट साइज 14 हो जाएगा। सो इफ़ के अंदर आप एक से ज़्यादा एक स्टेटमेंट रख सकते हैं या एक से ज़्यादा स्टेटमेंट हो सकते हैं, लेकिन अगर आपने ऑप्शन बटन पे क्लिक नहीं किया तब ये इफ़ एग्जीक्यूट नहीं होगा। सो ऑप्शन बटन को जब एनेबल आपने किया, उस पर क्लिक किया, तब दैट मीन्स इफ द कंडीशन यू, दैट मीन्स कि अगर आपने उसको क्लिक किया तो कंडीशन ट्रू हो गई, तब ये दो चीज़ें टेक्स्ट बॉक्स 1 पे अप्लाई हो जाएंगे। अब दूसरा इफ स्टेटमेंट है जिसमें है इफ देन एल्स, ये ट्रू पे भी काम करता है
और फॉल्स पे भी काम करता है। दिस इज द अपोजिट कि उसमें खाली ट्रू पे काम करता था, अब ये दोनों स्टेटमेंट पे काम करता है। इफ देन एल्स इज अ डिसीजन मेकिंग, इट्स अ डिसीजन मेकिंग स्ट्रक्चर। कभी आपको पूछा जाएगा व्हाट इज अ डिसीजन मेकिंग स्ट्रक्चर खाली, हाँ। सो इफ देन एल्स इज द डिसीजन मेकिंग स्ट्रक्चर। रिक्वायर द प्रोग्रामर स्पेसिफाई one or more conditions to be evaluated or tested by the program. So if then else में हम दो condition check करते हैं, क्या? If this is true, do something. If the condition is false, do other or execute other transactions along with the statement or statement to be executed if the condition is determined by true, and optionally other statements be to be executed if the condition is determined to false. So इसमें दो ग्रुप होते हैं, ट्रू के लिए अलग स्टेटमेंट लिखते हैं और फॉल्स के लिए अलग स्टेटमेंट लिखते हैं। इसका स्ट्रक्चर इस तरह है। इफ कंडीशन इज ट्रू, फिर देन पार्ट एग्जीक्यूट होता है। देन का मतलब क्या है, यहां पर जो स्टेटमेंट्स होंगे वो एग्जीक्यूट होंगे। सो इफ द कंडीशन इज हियर ट्रू, दिस ग्रुप ऑफ जो एक से ज़्यादा यहाँ पर आप स्टेटमेंट लिख सकते हैं वो एग्जीक्यूट हो जाएंगे। इफ़ द कंडीशन इज़ फॉल्स, तो वो एल्स में जाएगा, तो उसके अंदर जो हमने स्टेटमेंट डाले होंगे यहाँ पर वो एग्जीक्यूट हो जाएंगे। तो इफ द सो दैट्स इफ देन इफ कंडीशन देन इफ देन एल्स में क्या होता है, तो ट्रू में अलग स्टेटमेंट्स एग्जीक्यूट होते हैं। अब द इफ द कंडीशन इज फॉल्स, अदर स्टेटमेंट्स आर एग्जीक्यूटेड। लेकिन इसमें दोनों तरह के स्टेटमेंट भी एग्जीक्यूट होते हैं विच इज चेक्ड ऑन द बेसिस ऑफ ट्रू एज वेल एज फॉल्स। तो ट्रू पे भी चलेंगे अलग स्टेटमेंट्स और फॉल्स पे भी अलग स्टेटमेंट्स चलेंगे। सो ट्रू कंडीशन की इज ऑलवेज ओनली ट्रू और फॉल्स। तो फॉर एग्जाम्पल यहाँ आप एक एग्जाम्पल देख सकते हैं, इफ़ वैल्यू ऑफ टेक्स्ट 1 उसको हम डिवाइड बाई 2 से करेंगे। मॉड क्या है, मॉड इज़ अ डिवाइज़र। हम टेक्स्ट 1 के वैल्यू को लेंगे, उसको डिवाइड बाई 2 करेंगे, ठीक है। तो अगर उसका मॉड क्या देता है, रिमाइंडर। इफ़ द रिमाइंडर आफ्टर डिवाइडिंग द वैल्यू ऑफ टेक्स्ट 1 बाई 2 इक्वल टू 0, तो उसका मतलब है दैट लेबल 1 में क्या हम डालेंगे, एंड दैट नंबर इज द इवन नंबर। तो इफ देन, तो ये वाला स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा। लेकिन अगर उसका रिमाइंडर 0 नहीं निकल गया, सो द कंडीशन इज हियर फॉल्स, तब वो देन पार्ट में नहीं जाता है बल्कि एल्स पार्ट में जाएगा। एल्स में लेबल 1 में क्या डालेगा, इट इज ऑड नंबर। तो यहाँ हमने एक एग्जाम्पल कर दी कि if the condition is true, then the number will be even number. If the condition is here false, the number is odd number. तो अब देखो हम दोनों चीज़ें सेट हम यहाँ पर करते हैं। So this is a if then statement. If then else statement is used for when we have two types of conditions to execute. One is the true and it is the false. तो ये वाला if then else जो है ये true पे भी काम करता है और false पे भी काम करता है। अगर false होगा तो else में जाएगा, अगर true होगा तो then के नीचे जो भी स्टेटमेंट होगा वो एग्जीक्यूट हो जाएगा, तो उसके बाद बाहर आ जाएगा। अब द कंडीशन इज फॉल्स, तो वो देन के नीचे वाली ट्रांजैक्शन को या स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट नहीं करेगा, बल्कि एल्स के अंदर जो नीचे है उसके उन स्टेटमेंटों को एग्जीक्यूट करेगा। उसके बाद हमारा और एक है दैट्स कॉल्ड इफ देन एल्स। ये तो ऊपर वाला ही होगा, फिर उसके साथ और इफ जोड़ना है। सो दिस इज कॉल्ड ए मल्टी लाइन कंडीशन स्टेटमेंट। मल्टी लाइन, सो अगर कभी आपको क्वेश्चन आएगा व्हाट आर मल्टी लाइन स्टेटमेंट्स इन वीबी, सो दैट्स इफ देन एल्स इफ। दैट्स इफ देन, मैं थोड़ा डैश लगा दूंगा इसको, इफ देन एल्स इफ। तो ये स्टेटमेंट है जिसमें हम मल्टीपल कंडीशंस को चेक करते हैं। पहले इफ में एक ही कंडीशन को चेक करते हैं, दूसरे वाले में हमने दो कंडीशंस को ले लिया, ट्रू भी ले लिया, फॉल्स भी ले लिया। अब इफ देन एल्स इफ ये जो है इसमें हम बहुत सारे कंडीशनों को चेक करते हैं whether they are true or false. So this is a multi-conditional check statement. So in Visual Basic, if, else, if statement or condition is useful to define
मल्टीपल कंडीशन, जब हम बहुत सारे कंडीशंस हमारे पास होंगे तब हम इस्तेमाल क्या करते हैं, इफ देन एल्स इफ. सो राइट हियर इफ देन else if and execute only the matched condition based on our requirements. अब मल्टीपल कंडीशन में क्या होता है, बहुत सारे कंडीशन को चेक किया जाता है, या उससे पहले हमने दो ही कंडीशन को चेक किया. अगर ऊपर वाली ट्रू है तो एग्जीक्यूट करो, अगर ऊपर वाली फॉल्स है तब ये वाला एग्जीक्यूट करो. यहाँ पर मल्टी लाइन कंडीशनों को हम चेक करते हैं. आफ्टर दैट जो भी कंडीशन ट्रू होगी खाली वही ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा. सो व्हेन एंड इफ देन एल्स इफ स्टेटमेंट इज एनकाउंटर्ड कंडीशन इज टेस्टेड. जब भी उसको इफ देन एल्स इफ स्टेटमेंट मिल जाता है कंडीशन को टेस्ट किया जाता है वेदर दैट कंडीशन इज ट्रू और फॉल्स. इफ द कंडीशन इज ट्रू द स्टेटमेंट इज फॉलोइंग देन आर एग्जीक्यूटेड. इसमें भी देन है तो देन के नीचे वो वाले स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होते हैं. इफ द कंडीशन इज फॉल्स ईच एल्स इफ स्टेटमेंट इज इवेलुएटेड इन ऑर्डर. पहला स्टेटमेंट चेक होगा, फिर दूसरा होगा, फिर तीसरा होगा, फिर चौथा होगा, पांच. तो जो भी ट्रू निकलेगा तो वहीं पे एग्जीक्यूट होगा और उसके बाद वहां पर इफ का काम फिनिश होगा. तो ये चेक करता रहता है कंडीशन जब तक कि इसको ट्रू वाली कंडीशन ना मिल जाए. ठीक है, अगर ट्रू वाली कंडीशन मिल जाती है तो ये एग्जीक्यूट करता है. तो लास्ट में इसके अंदर एक ही एल्स होता है. सो इट कैन बी हैव अ मल्टीपल कंडीशंस टू चेक. इफ द मल्टीपल स्टेटमेंट्स जो हम चेक करवा रहे हैं वो ट्रू नहीं है तो इसमें लास्ट में एक फॉल्स पे होता है. अगर ट्रू नहीं है तो ये एल्स पे जाएगा, वहां पर फॉल्स को चेक हो जाएगा, फिर वही एग्जीक्यूट हो जाएंगे. व्हेन ए ट्रू एल्स इफ कंडीशन इज फाउंड द स्टेटमेंट्स इमीडिएटली फॉलोइंग the associated else if are executed. If no else if condition is evaluated true or if there are no else if statements the statements following else. तो लास्ट में if then else if में लास्ट में एक स्टेटमेंट रहता है जिसको हम बोलते हैं else, फिर वही एग्जीक्यूट होता है. आफ्टर एग्जीक्यूटिंग द स्टेटमेंट फॉलोइंग देन else if और else. तो इसमें एग्जीक्यूशन स्टेटमेंट क्या होता है, पहला स्टेटमेंट देन में होता है, उसके बाद एल्स इफ स्टेटमेंट में आ जाता है, फिर एल्स पे आ जाता है. सो इसमें तीन तरीके से स्टेटमेंट बनाए जाते हैं, देन पे स्टेटमेंट, एल्स इफ पे स्टेटमेंट और खाली एल्स पे स्टेटमेंट. सो इसमें जो भी आपको मिलेगा जहां ट्रू मिलेगा वो एग्जीक्यूट हो जाएगा. आप इसमें एग्जांपल में देख सकते हैं जैसे इफ कंडीशन देन, तो पहला इसको देन मिल जाता है. अगर वो ट्रू नहीं है तो दूसरे कंडीशन पे चेक हो जाए, लेकिन उसके साथ कैसे साथ साथ लिखना होता है, ये एल्स इफ साथ साथ लिखना होता है वीबी में. तो एल्स इफ में आप देखो सेकंड कंडीशन वो हैव टू गिव, उसके साथ और देन होता है, तो देन उसके नीचे स्टेटमेंट लिखे जाते हैं. उसके बाद थर्ड एल्स इफ आ जाता है. तो जितने भी एल्स इफ जितने भी कंडीशंस आपको, आप हज़ारों स्टेटमेंट के चेकिंग ऑफ कंडीशंस को दे सकते हैं. यहाँ पर देयर इज़ नो रेस्ट्रिक्शन ऑफ हाउ मेनी एल्स इफ यू मतलब कितने डाल सकते हैं. इसमें आप जितने आपको चाहिए उतने एल्स इफ स्टेटमेंट दे सकते हैं. अगर फिर इनमें से कोई भी ट्रू नहीं होगा तो लास्ट वाला एक स्टेटमेंट दिया जाता है एल्स, फिर उसके अंदर ये एग्जीक्यूट दिया जाता है. तो उसके बाद लास्ट में हमारा एंड इफ होता है एल्स का. तो दिस द स्ट्रक्चर ऑफ द एंड इफ स्टेटमेंट. ठीक है, लास्ट में हमेशा इफ को एंड इफ होता है. ठीक है, तो उसके पहले भी हमने एंड इफ था. तो यहाँ पर क्या है, दिस इज मल्टीपल कंडीशन इन इफ स्टेटमेंट. इसको हम बोलते हैं नेस्टेड इफ या लैडर इफ. ठीक है, तो वो आगे हम देखेंगे. तो दिस इज हाउ we have a here statement, multi condition statement, जिसको हम बोलते हैं if else if statement again. तो कैसे लिखते हैं, if के नीचे और एक कंडीशन में हम देते हैं else if में. तो जितने चाहे else if कंडीशन बना लो, जितनी आपकी रिक्वायरमेंट्स है, और लास्ट में हम एक else देते हैं. अगर ऊपर वाला कोई भी ट्रू नहीं होगा तो उसका मतलब है लास्ट वाला फॉल्स वाला कंडीशन या एक्सप्रेशन स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा. तो लास्ट में इफ को हमेशा क्या किया जाता है, एंड इफ. तो एग्जाम्पल यहाँ पर है
लार्जेस्ट ऑफ थ्री नंबर्स, तो हम क्या लिखते हैं, इफ वैल्यू ऑफ टेक्स्ट वन इज ग्रेटर देन वैल्यू ऑफ टेक्स्ट टू, एंड हमने लॉजिकल ऑपरेटर भी हम इसमें इस्तेमाल कंडीशन में दे सकते हैं, एंड तो एंड को मैं डिफरेंट कलर से हाईलाइट करूंगा, एंड वैल्यू ऑफ टेक्स्ट वन is greater than value of text 3. So if you are asked to find out the largest of three numbers, तो यहाँ पर आप multiple statements of state दे सकते हैं. उसके बाद हमने लिया then के बाद हमने लिखा कैप्शन वन में टेक्स्ट वन का वैल्यू उसके अंदर डाल दो. अगर आप पहला ट्रू नहीं है, फिर दूसरा स्टेटमेंट चेक होता है, इफ द वैल्यू ऑफ टेक्स्ट टू इज ग्रेटर देन वैल्यू ऑफ टेक्स्ट वन, and there's again we have to use the logical operator and value of text 2 is greater than value of text 3. then उसके अंदर नीचे हम लिखते हैं label 4 dot caption is equal to text 2. तो अगर ना पहला ट्रू है, पहली कंडीशन ट्रू है, और ना ही सेकंड कंडीशन ट्रू है, उसका मतलब है एल्स ऑटोमेटिकली ये वाली कंडीशन ट्रू होगी. तो इस एग्जांपल में हमने खाली दो कंडीशंस लिए और तीसरी कंडीशन में दे दिया एल्स. तो अगर पहले दो ट्रू नहीं है, अगर ट्रू होते तो कोई और एग्जीक्यूशन नहीं होता. अगर पहले दो इफ वाला और एल्स एफ वाला दोनों ये फॉल्स रहेंगे, तब ये एल्स पार्ट में चला जाता है. सो दिस इज वन ऑफ द एग्जांपल्स ऑफ मल्टी कंडीशन इफ स्टेटमेंट. दिस इज कॉल्ड अ मल्टी कंडीशनल इफ स्टेटमेंट. होप ये तीनों डिसीजन स्टेटमेंट्स आपको समझ में आए होंगे. तो लास्ट वाला है हमारे पास सिलेक्ट केस. तो इसमें भी हम मल्टीपल कंडीशंस देते हैं. सो इन कंप्यूटर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज ए स्विच केस स्टेटमेंट इज अ टाइप ऑफ सिलेक्शन कंट्रोल मैकेनिज्म यूज्ड टू अलो द वैल्यू ऑफ ए वेरिएबल और एक्सप्रेशन टू चेंज द कंट्रोल. इससे भी हम कंट्रोल फ्लो ऑफ प्रोग्राम चेंज कर सकते हैं. किससे? स्विच केस से. सो इफ एल्स इफ के बदले हमारे पास सिलेक्ट केस स्टेटमेंट है, जिससे भी हम मल्टीपल कंडीशंस को चेक करते हैं. ठीक है. तो नेस्टेड इफ या लैडर इफ जो इससे हमने पहले डिस्कस किया, उसके अगेंस्ट हमें और एक ऑल्टरनेटिव मेथड है जिससे हम मल्टीपल स्टेटमेंट्स को चेक कर सकते हैं. दैट्स कॉल्ड द सिलेक्ट केस स्टेटमेंट. ए सिलेक्ट केस स्टेटमेंट अलाउज ए वेरिएबल टू बी टेस्टेड. ठीक है. वेरिएबल टू बी टेस्टेड फॉर इक्वलिटी अगेंस्ट ए लिस्ट ऑफ वैल्यूज. तो बहुत सारे वैल्यूज हम दे सकते हैं, तो उसके अगेंस्ट हम उस वेरिएबल को टेस्ट कर सकते हैं वेदर दैट वेरिएबल हैज अ कंडीशन ऑफ ट्रू और फॉल्स. ईच वैल्यू इज कॉल्ड द केस. तो जो वेरिएबल का, जैसे वेरिएबल a इज कॉल्ड टू 10, दिस इज द केस केस 1. a इज कॉल्ड टू 20, दिस इज द केस सेकेंड. a इज इक्वल टू 30, दिस इज द थर्ड केस. तो केस की वजह से हम बहुत सारे मल्टीपल स्टेटमेंट्स को भी चेक कर सकते हैं. वेरिएबल बीइंग स्विच्ड ऑन. स्विच्ड ऑन का मतलब है जो चेक होगा, जो ट्रू होगा, वो चेक होके बाकियों के को ऐसे ही छोड़ देता है. तो यहाँ पर हर किसी का स्विच होता है. स्विच नंबर 1 कंडीशन, स्विच नंबर 2, स्विच नंबर 3, जिसको हम केस से डिफाइन करते हैं. तो इसको लिखने का क्या तरीका है? सो सिलेक्ट केस स्टेटमेंट इज ऑल्सो मल्टी लाइन्स चेकिंग स्टेटमेंट दैट इज यूज्ड इन प्लेस ऑफ इफ else if statement. So it is very easy to write the multiple condition statements in select case statement than writing if else if statement. तो उसके बदले हमारे पास select case है जिसमें भी हम multiple conditions को रखते हैं. So you can say select expression. जैसे expression भी हो सकता है, या इसके अंदर हम और यहाँ पर variable भी रख सकते हैं. सो सिलेक्ट ए, फिर ए का जो वैल्यू होगा फिर वो केस में डिफाइन होगा. जैसे आपने दिया ए का वैल्यू, हम बनाएंगे कुछ केसेस. ए का वैल्यू जब 10 होगा तब ये पहला केस चला जाएगा. तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पर? केस 10. तो जब हम प्रैक्टिकली लिखेंगे वहाँ पर हम लिखते हैं केस 10. तो यहाँ पर बन गया केस 10. इसी तरह हम बना सकते हैं केस 20, केस 30, केस 40. सो जब वेरिएबल का वैल्यू 10 होगा तब उसको क्या करना है?
तो वो आप नीचे स्टेटमेंट लिख सकते हैं। सो हेयर वी कैन क्रिएट मल्टीपल कंडीशन स्टेटमेंट्स और केसेस। वहाँ पर उसको वीबी में स्टेटमेंट्स बोलते हैं, यहाँ पर स्विच में इसको केसेस बोलते हैं। सो यू कैन क्रिएट मल्टीपल केसेस फॉर स्विच केस स्टेटमेंट्स। तो इस तरह आप एग्जाम्पल नीचे है, आप उसको आपको वो अंडरस्टैंड हो जाएगा। तो ये जो सिलेक्ट की इसका सिंटेक्स लिखने का तरीका क्या है, सिलेक्ट लिखना है, उसके बाद एक्सप्रेशन होगा या वेरिएबल होगा, उसके बाद होगा केस 1, इसी तरह केस 2, केस 3, केस 4। इसी तरह अगर कोई केस नहीं होगा तो लास्ट में वो जैसे इफ स्टेटमेंट में एल्स देते हैं, यहाँ पर एल्स नहीं रखते हैं बल्कि केस एल्स लिखते हैं। सो इफ में खाली एल्स लिखते हैं, लेकिन सिलेक्ट केस में क्या लिखते हैं, केस एल्स। तो अगर ऊपर में कोई भी केस ट्रू नहीं होगा तो ये केस एल्स पे जाएगा। वहां पर एंड इफ होता है, सिलेक्ट केस में होता है एंड सिलेक्ट। सो एंड इफ, and here we have a and select. This is the syntax of the select case structure. Again that is used for checking the multiple conditions. आप देखिए एक एग्जांपल है, हम एक इनपुट बॉक्स लेते हैं जहाँ पर उसको भी यार लेबल लेते हैं और टेक्स्ट बॉक्स में कोई हम ग्रेड एंटर करेंगे। जैसे मैंने ए एंटर किया तो वो ए किसको जाएगा, ग्रेड में। तो जो ही मैं लिखूंगा सिलेक्ट द ग्रेड, ग्रेड हियर इज द वेरिएबल। ग्रेड के अंदर फॉर एग्जांपल हमने क्या दे दिया, इफ आई गिवन द सी, तो हमने क्या इनपुट किया कीबोर्ड से, जब हम प्रोग्राम बनाएंगे उसमें सी देंगे तो ये केस ए में नहीं जाएगा, ये केस बी और सी। तो बी भी यहाँ पर है, सी भी है। तो अगर आपने बी दे दिया है, सी दे दिया, तो आपकी इंफॉर्मेशन आपको प्रिंट आउट हो गई, वेल डन। अगर आप लिखोगे यहाँ पर एफ फॉर एग्जाम्पल, तो एफ के वक्त क्या होगा, बेट आपको आउटपुट आएगा बेटर ट्राई अगेन। सो जो भी आप इनपुट दोगे यहाँ पर, ए दोगे, बी दोगे, सी दोगे, डी दोगे, ई डी एफ हमने बनाया, ई तो नहीं बनाया इधर, तो डी कामा एफ ई भी बना सकते हैं। जैसे डी कामा यहाँ पर ई बना देंगे। सो ए से लेके एफ तक आपको इनपुट देना है यहाँ पर। उसके बगैर अगर आपने कोई इनपुट, जैसे मैंने दे दिया एक्स, एक्स है किसी जगह नहीं, ए नहीं है, इसमें बी है, सी है, डी ई एफ, तो ये डायरेक्टली जाएगा केस एल्स में और वो इन्फॉर्म करेगा इनवैलिड ग्रेड। तो जो केस जो हमने जितने भी बनाए होंगे उसके बगैर जो वैल्यू हम इनपुट करेंगे जो ग्रेड में चला जाएगा, तो उसके बाद उसका अगर कोई केस यहाँ पर नहीं होगा तो लास्ट में कहाँ जाता है, केस एल्स में जाता है, और वहाँ पर जो आपने लिखा होगा वही उसको इन्फॉर्म होगा। सो अगर मैंने वहाँ पर ई दे दिया, ये जाएगा केस डी कामा ई, ये दोनों केसों के लिए है, तो मुझे इन्फॉर्म होगा यू पास्ड। सो सी हेयर, सो इफ़ और इसमें यही फ़र्क है कि इसमें स्ट्रक्चर का फ़र्क है। इफ़ में हम मल्टीपल कंडीशंस देते हैं, यहाँ पर भी मल्टीपल कंडीशंस दे सकते हैं, बट दैट दोज कंडीशंस रिमेन्स इन द फॉर्म ऑफ केसेस। ठीक है, सो केस 1, केस 2, 3, केस 4, 5 एंड केस 6। तो इसी तरह अगर इसमें से कोई केस नहीं होगा तो ये केस एल्स में जाएगा और लास्ट में क्लोज हो जाएगा, एंड सेलेक्ट हो गया, क्लोज होना। सो दिस इज अनदर कंडीशनल स्टेटमेंट इन वीबी नोन एज सेलेक्ट केस स्टेटमेंट। तो अगर आपको कभी आएगा व्हाट इज द केस स्टेटमेंट, इज द मल्टी लाइन यानी कंडीशनल स्टेटमेंट इन विच मल्टीपल केसेस आर टू बी चेक्ड और डिसाइडेड बाय द प्रोग्राम, एंड हियर दैट इज डिफाइंड बाय द स्ट्रक्चर। तो उसके लिए आपको ये इस तरह से अगर विद द हेल्प ऑफ एग्जाम्पल होगा तो आप ये एग्जाम्पल लिख सकते हैं। बहुत आराम से आप इसको डिफाइन करिए, एक दो बार ये अपनी कॉपी पे लिखिए, आफ्टर दैट यू विल बी एबल टू राइट द आंसर ऑफ दिस सिलेक्ट केस स्टेटमेंट। तो सिलेक्ट केस स्टेटमेंट आपको अलग से भी आ सकता है। सो दैट इज द मल्टी लाइन कंडीशन स्टेटमेंट। द स्ट्रक्चर ऑफ दिस इज लाइक दिस, सिलेक्ट एक्सप्रेशन, फिर केस 1, केस 2, केस 3, केस 4 लिख सकते हैं आप, और लास्ट में आप लिखोगे केस एल्स और लास्ट में क्लोज करोगे एंड सेलेक्ट से। उसके बाद आप एग्जाम्पल लिख सकते हैं विद दिस एग्जाम्पल, लाइक आप एंटर एक इनपुट, आप एक केस कराओगे तो वो वेरिएबल आपको ग्रेड इधर देना है, तो जो भी वेरिएबल आपने इनपुट किया होगा
तो अकॉर्डिंगली वो उस केस को एग्जीक्यूट करेगा। सो इट इज़ अ मल्टी लाइन कंडीशनल स्टेटमेंट। ठीक है, तो इसी तरह ये हमारा डिसीजन स्ट्रक्चर कंप्लीट हो गया। तो उसके बाद आपको एक क्वेश्चन अक्सर पूछा जाता है, व्हाट इज नेस्टेड इफ। तो नेस्टेड इफ वो है अगर इफ के अंदर आपने और एक इफ लगा दिया, जैसे इफ आपने दे दिया देन, उसके बॉडी के अंदर आपने और एक इफ देन दे दिया, उसके अंदर और एक इफ देन आपने दे दिया। सो यू आर यूजिंग द फर्स्ट स्टेटमेंट इफ देन इफ देन इफ देन। सो दिस इज कॉल्ड नेस्टेड इफ। सो एक इफ के अंदर और एक इफ आ जाता है, दिस इज कॉल्ड द नेस्टेड इफ। सो विल गो बैक टू द डेफिनेशन। क्वेश्चन आता है नेस्टेड इफ बता दो क्या है। इन विजुअल बेसिक नेस्टेड इफ स्टेटमेंट्स आर यूजफुल टू इंक्लूड वन इफ स्टेटमेंट विद इन अनदर इफ स्टेटमेंट। एक इफ स्टेटमेंट के अंदर आप दूसरा इफ स्टेटमेंट डाल सकते हो। यू कैन चेक इट फ्रॉम हेयर। सो वी हैव एग्जाम्पल हेयर, इफ के अंदर और एक इफ, सो दैट्स कॉल्ड द नेस्टेड इफ स्टेटमेंट, राइट। सो यू कैन अंडरस्टैंड इट, आप उसको पढ़ सकते हो। सो दूसरा है इफ एल्स लैडर। एक तो हो गया नेस्टेड, एक इफ के अंदर दूसरा इफ, फिर दूसरे के इफ के अंदर तीसरा इफ, तीसरे के अंदर चौथा, इसी चौथे के अंदर पांचवा। तो आप इसकी एक नेस्टिंग कर सकते हो। यहाँ पर लेडर डिफाइन करना है। लेडर में कैसे आपको डिफाइन करूँगा, हेयर विद द हेल्प ऑफ एग्जाम्पल आप अंडरस्टैंड कर सकते हो। इफ ए कंडीशन एंड बी कंडीशन देन डू समथिंग, राइट। उसके बाद एल्स इफ की कंडीशन, फिर दूसरी कंडीशन। तो अगर इफ के अंदर और एक इफ आता है, फिर लास्ट में एल्स आता है। सो बहुत सारे इफ्स यहाँ पर भी इस्तेमाल होते हैं, बट दैट्स इन द फॉर्म सी डी जैसा। लेटर क्या होता है, सी डी जैसा, तब दैट्स कॉल्ड द नेस्टेड इफ। एग्जाम्पल ऑफ दिस इज दैट, जो हमने इससे पहले लार्जेस्ट ऑफ 3 नंबर पढ़ा है। सो ए कॉमन प्रोग्रामिंग कंस्ट्रक्ट दैट इज बेस्ड अपॉन द नेस्टेड इफ, इफ के अंदर और एक इफ, ठीक है। तो वहां पर क्या है, इफ के अंदर और एक इफ, बट दैट्स इन डिफरेंट फॉर्मेट। हियर इफ स्टेटमेंट पूरा, उसके अंदर फिर पूरा इफ स्टेटमेंट, अलग से इफ, ठीक है। तो उसमें क्या होता है कि इफ जो है ना, ये लैडर इफ, वहां पर जो इंटरनल इफ वाला है वो वहीं पे क्लोज होता है एंड इफ से। अब देखो इफ और एंड इफ हो गया क्लोज, पहला इंटरनल, फिर जो इससे बाहर जो वाला होता है सेकंड वाला, ये वाला। सो आई विल यूज डिफरेंट कलर्स। तो इसको मैं नेस्टेड इफ अंदर वाला इफ है, तो लेट्स टेक इट विद ब्लू कलर। सॉरी, विल टेक ये कलर इफ वाला। इफ ये जो इफ है इसका क्लोजिंग भी इसके साथ है। और अब इस इफ को लेते हैं सेकेंड वन, ये वाला, इसका जो क्लोजिंग वाला, हम विल टेक समथिंग सम डिफरेंट कलर, या ग्रीन लेते हैं। तो हम इसको ग्रीन कलर लेते हैं। इसका क्लोजिंग कहां पर है, इसका क्लोजिंग ये वाला इफ है। ग्रीन नहीं हुआ, ग्रीन, और इसका क्लोजिंग इधर। सो दिस इज कॉल्ड द नेस्टिंग। जब आप एक इफ लिखो, उसके अंदर दूसरा इफ लिखो, उसके अंदर तीसरा इफ लिखो, तो जब आप, अगर आपको 3 ही इफ लिखने हैं, तो हर कोई इफ के साथ जब इफ खत्म होता है उसके साथ साथ वो क्लोजिंग भी उसके साथ होता है। फिर सेकंड इफ का, फिर सेकंड क्लोजिंग एंड इफ होगा, और जो आउटर वाला इफ होगा उसको लास्ट में एंड इफ होगा। सी हियर यू कैन से नेस्टेड इफ में हर किसी इफ अपना अपना क्लोज हो जाता है, वाइल इस लैडर इफ में इफ क्लोज नहीं होता है, उसको लास्ट में क्लोज किया जाता है। सी हियर इफ, ये स्टेटमेंट हो गया, ठीक है। सेकेंड इफ इज हियर, इट कैन हैव थर्ड इफ, इट कैन हैव फोर्थ इफ, और लास्ट में इसका एल्स होता है। और इन सब इफ का एक ही इफ होता है। सो प्लीज रिमेंबर, इसमें एक ही इफ होता है, और
जो बाकी हमने इसको लैडर में कर दिया या नेस्टेड में कर दिया, उसमें हर किसी इफ का अपना अपना क्लोजिंग पार्ट होता है। तो अगर इंटरनल वाला है, पहले इंटरनल का एंड इफ होगा, फिर उसके से जो बाहर होगा फिर उसका एंड इफ होगा, फिर जो आउटर होगा तो लास्ट आउटर का एंड इफ इधर होगा। तो दैट्स कॉल्ड नेस्टिंग इफ। हेयर इट्स कॉल्ड द लैडर इफ। पहले एक स्टेप चढ़ो, फिर दूसरा, फिर तीसरा, फिर चौथा, फिर 15 और लास्ट वाले तक आप चलते जाओगे। ठीक है। सो ए कॉमन प्रोग्रामिंग, लेकिन अक्सर हम लैडर इफ का इस्तेमाल करते हैं, हम नेस्टिंग इफ का इस्तेमाल नहीं करते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट ये दो क्वेश्चंस है, डोंट गेट कंफ्यूज्ड कि ये जो हमारा ये ना लैडर ये नेस्टेड इफ है उसका स्ट्रक्चर मैंने आपको एग्जाम्पल समझाया। इस तरह अगर आप समझ जाएंगे आप उसको एग्जाम्पल के जरिए से भी डिफाइन करेंगे। सो इफ इज इनसाइड द इफ अनदर एंड आफ्टर दैट इनसाइड इफ दैट गेट्स क्लोज्ड देयर, एंड इफ उसके साथ होगा, फिर ये जो आउटर वाला होगा उसको अपना नेक्स्ट एंड इफ होगा, फिर जो आउटर मोस्ट होगा उसका आउटर मोस्ट एंड इफ होगा। तो हर किसी इफ का या इसके अंदर एंड इफ अलग अलग होता है। दैट्स कॉल्ड द व्हाट्स दैट कॉल्ड नेस्टिंग इफ। तो अक्सर हम लैडर इफ प्रोग्रामिंग में इस्तेमाल करते हैं कि बहुत सारे कंडीशन होते हैं, इनका लास्ट में एक ही एंड इफ होता है। सो लैडर इफ में खाली एक ही ये ना एंड इफ होता है। सो वही, सो द रेस्ट ऑफ द लैडर इज बाईपास्ड। अगर इसमें एक कंडीशन ट्रू होगी तो इसमें क्या होता है एक्चुअली, पहले ये बाहर तब तक नहीं जाएगा। इफ ए इज इक्वल टू 10, इफ बी इज इक्वल टू 20, इफ सी इज इक्वल टू 30। लेकिन इसमें जो लैडर ये जो नेस्टेड इफ में है, इसमें तीनों का कंडीशन ट्रू होना जरूरी है। अगर पहला फॉल्स हो गया तो ये सब के सब बाहर हो जाए, कोई नेस्टिंग इफ एग्जीक्यूट नहीं हो जाएगा। प्लीज अंडरस्टैंड इट। मैं आपको समझा रहा हूं कि अगर पहली कंडीशन ट्रू है तो दूसरी पे जाएगा, अगर दूसरी फॉल्स है तो यहीं से बाहर जाएगा। तो अगर कंडीशन पहली ट्रू है, सेकंड ट्रू है, थर्ड ट्रू नहीं है, तब भी बाहर चला जाएगा। तो नेस्टेड इफ में हर कोई कंडीशन ट्रू होनी चाहिए तब जाके एग्जीक्यूशन होता है। प्लीज रिमेंबर, इसको समझिए। नेस्टेड इफ में हर कोई कंडीशन ट्रू पे ही काम करता है, वहां पर फॉल्स चलता नहीं है। लेकिन नेस्टेड इफ में, सॉरी लैडर इफ में, इसमें जो कंडीशन ट्रू होगी वो एग्जीक्यूट होगी और तब जाके बाहर आ जाएगा। तो लेकिन नेस्टेड इफ में हमेशा क्या होना चाहिए, जब तक कि सारी कंडीशंस ट्रू नहीं होगी तब तक वो नेस्टेड इफ पूरा काम नहीं करेगा। यहां पर जो ट्रू होगा वो एग्जीक्यूट होगा और बाहर चला जाएगा। अगर पहला ट्रू है तो एग्जीक्यूट प्रिंट ए करेगा तो बाहर आ जाएगा। अगर सेकंड कंडीशन ट्रू होगी, अगर पहली कंडीशन फॉल्स होगी तब ये अंदर जाता है, वरना अंदर नहीं जाता है। यहां पर आप देखो वो उसके अंदर क्या होता है कि जब कंडीशन बाहर वाली ट्रू होगी तब अंदर जाएगा, अगर बाहर वाली कंडीशन फॉल्स होगी तब ये उसी टाइम ये एग्जिट करता है। लेकिन लैडर इफ में ऐसा है नहीं, अगर पहली कंडीशन ट्रू है तब ये वहां पर एग्जीक्यूट होगा और बाहर हो जाएगा। अगर ये पहली कंडीशन फॉल्स होगी तब जाके ये सेकंड पे जाएगा, तब जाके ये थर्ड पे आएगा। सो फॉल्स के कंडीशन के टाइम में ये अंदर अंदर जाता रहता है। ठीक है। तो ये जो नेस्टेड इफ है ये तब अंदर जाएगा जब कंडीशन ट्रू होंगे। आई होप ये आपको अच्छी तरह से समझ में आया होगा। सो वन इज कॉल्ड नेस्टेड इफ, अनदर इज कॉल्ड द लैडर इफ। होप आपको इंशाल्लाह ये अच्छी तरह से समझ में आया होगा। अस्सलामु अलैकुम।